नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, विविधता को समझना, भिन्नताओं से एकता तक। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं और अपने समाज के ताने बाने को करीब से समझते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर हमारी दुनिया में सब कुछ बिल्कुल एक जैसा दिखे। मतलब हर कोई लाल और सफेद कपड़े पहने और खाने में सिर्फ और सिर्फ आलू। सोचकर ही कितना उबाऊ लगता है ना। कोई रंग नहीं, कोई नया स्वाद नहीं। यही वो चीज है जो हमें बताती है कि हमारी जिंदगी में ये अंतर या भिन्नताएं असल में कितनी जरूरी हैं। इनके बिना तो दुनिया का सारा मजा ही खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पहले भाग पर। विविधता क्या है? यानी हर इंसान के अंदर छिपी उसकी अपनी विशिष्टता। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए हमने 3 अलग अलग बच्चों को एक कागज पर इंसान की तस्वीर बनाने को कहा। क्या आपको लगता है वो तीनों बिल्कुल एक जैसी ड्राइंग बनाएंगे? बिल्कुल नहीं। हर बच्चे की अपनी एक अलग कलात्मक शैली होगी। कोई कैसे आंखें बनाएगा, कोई कैसे बाल बनाएगा। और यही बात हम इंसानों पर भी लागू होती है। हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारा रूप रंग, ये सब अलग अलग हैं और यही हमारी स्वाभाविक विविधता है। हम सब अपने आप में एकदम अनूठे हैं, है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भाग 2 समीर, सामाजिक सीमाओं के पार दोस्ती की एक बहुत ही प्यारी और अद्भुत कहानी। अब एक बिजी ट्रैफिक सिग्नल के बारे में सोचिए। वहां 2 लड़के मिलते हैं, दोनों एकदम अलग दुनिया से। एक है समीर, एक जो अमीर परिवार से है, रोज स्कूल जाता है, हिंदू है और फर्राटेदार अंग्रेजी और हिंदी दोनों बोल लेता है। और वहीं दूसरी तरफ है समीर 2, जो गरीब है, उसी सिग्नल पर रोज अखबार बेचता है, मुस्लिम है और सिर्फ हिंदी बोलता है। अब देखिए, इन दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क है, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, हर तरह से। लेकिन फिर भी क्या होता है, इन सब के बावजूद वो दोनों हर रोज बात करते हैं और बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ये होती है इंसानी जुड़ाव की ताकत। अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी पॉइंट पर। भाग 3, विविधता बनाम असमानता। इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत बहुत अहम है। तो असमानता असल में है क्या? देखिए, यह सिर्फ अलग होना नहीं है। असमानता एक ऐसी स्थिति है जहां किसी एक इंसान के पास उन बुनियादी चीज़ों और मौक़ों की कमी होती है जो दूसरों को बहुत आसानी से मिल जाते हैं। जैसे हमने अभी समीर 2 की बात की, उसका स्कूल न जा पाना, वो कोई दिलचस्प सांस्कृतिक विविधता नहीं है दोस्तों। वो असमानता का एक बहुत ही कड़वा सच है। उसे तो जिंदगी में आगे बढ़ने के वो मौके ही नहीं मिले जो समीर 1 को मिले। और जब यही असमानता सिस्टम का हिस्सा बन जाती है ना, तो इसके नतीजे बहुत गंभीर होते हैं। इतिहास में हमारी जाति व्यवस्था इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जरा सोचिए, एक ऐसी व्यवस्था जिसने पीढ़ियों तक लोगों के काम को सीधे उनके जन्म से जोड़ दिया। मतलब आप जो हैं, आपको वही काम करना पड़ेगा। इससे हुआ क्या? इससे लाखों लोगों की जो असली और अनोखी प्रतिभाएं थीं, वो कभी बाहर आ ही नहीं पाई। उन्हें एक सीमित दायरे में बांध कर रख दिया गया। खैर, अब जरा भूगोल की तरफ चलते हैं। भाग 4, लद्दाख और केरल, कैसे चरम भूगोल और हमारा समृद्ध इतिहास संस्कृति को आकार देते हैं। अगर हम भारत के नक्शे को देखें तो 2 बिल्कुल अलग छोर नजर आते हैं। एक तरफ उत्तर में लद्दाख है, एकदम बर्फ से ढका हुआ ठंडा पहाड़ी रेगिस्तान। वहां लोग मुख्य रूप से भेड़ पालते हैं, दुनिया का सबसे बेहतरीन पश्मीना ऊन निकालते हैं और उनके खाने में ज्यादातर मांस और दूध होता है। और अब सीधे दक्षिण में आ जाइए, केरल, एकदम हरा भरा उष्णकटिबंधीय तटीय इलाका। वहां मसालों की भरमार है, मछली पकड़ना आम बात है और लोग मुख्य रूप से चावल और मछली खाते हैं। दोनों जगहें एक दूसरे से एकदम उलट है ना? लेकिन रुकिए, यहां एक बहुत ही हैरान करने वाली बात है। इतनी अलग भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद इन दोनों ही जगहों का ऐतिहासिक सफर काफी हद तक एक जैसा रहा है। कैसे? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जरिए। दोनों ही जगहों पर अरब और चीनी व्यापारियों का जबरदस्त प्रभाव रहा। लद्दाख अपने पश्मीना ऊन के लिए मशहूर था और केरल अपने मसालों के लिए। और इसी व्यापार ने लद्दाख में बौद्ध और इस्लाम धर्म को जगह दी। तो केरल में यहूदी, इस्लाम, ईसाई और हिंदू धर्म एक साथ फले फूले। भूगोल अलग, लेकिन इतिहास की डोर एक। जरा केरल के इतिहास को थोड़ा और करीब से देखते हैं। सबसे पहले वहां कौन आया? मसालों की तलाश में यहूदी और अरब व्यापारी। उसके बाद इतिहास बताता है कि करीब 2000 साल पहले सेंट थॉमस के जरिए वहां ईसाई धर्म पहुंचा। और फिर काफी समय बाद वास्को डी गामा ने समंदर का नया रास्ता खोजा और पुर्तगाली भारत आए। तो आप देख रहे हैं,
व्यापार की इन अलग-अलग लहरों ने कैसे स्वाभाविक रूप से इतनी सारी संस्कृतियों और धर्मों को एक साथ एक ही जगह पर शांति से रहने का मौका दिया। और सबसे मजेदार बात तो यह है कि इन ग्लोबल कनेक्शंस के सबूत आज भी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में मौजूद हैं। जैसे केरल में जो मछली पकड़ने के जाल इस्तेमाल होते हैं, उन्हें चीना वाला कहते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल चीनी जालों जैसे दिखते हैं। खाना पकाने की कढ़ाई को चीना चट्टी कहा जाता है, सीधे सीधे चीन का भाषाई प्रभाव। और लद्दाख की बात करें, बौद्ध धर्म लद्दाख के रास्ते ही तिब्बत तक पहुंचा था। और एक और दिलचस्प बात बताऊं, तिब्बत का जो मशहूर महाकाव्य है केसर सागा, उसे लद्दाख में मुस्लिम और बौद्ध दोनों ही समुदाय के लोग आज भी गाते और सुनाते हैं। चलिए अब इस एक्सप्लेनर के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं। भाग 5, अनेकता में एकता, जो हमारे राष्ट्र की सबसे बड़ी और असली ताकत है। अगर हम अपने स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को देखें तो ये बात एकदम साफ हो जाती है। जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की बात आई तो क्या हुआ? देश के हर कोने से, हर धर्म, हर पृष्ठभूमि के लोग एक साथ खड़े हो गए। अंग्रेजों ने बहुत कोशिश की, उनकी वो मशहूर रणनीति थी ना, फूट डालो और राज करो, वो इस विशाल विविधता के सामने ताश के पत्तों की तरह ढह गई। जलियांवाला बाग जैसी भयानक घटना का दर्द हिंदू, मुस्लिम, सिख सबने एक साथ महसूस किया। और हमारे तिरंगे का वो चरखा, वो विदेशी शासन के खिलाफ हमारे सामूहिक विरोध और अटूट एकता का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। इस पूरी भावना को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बहुत ही खूबसूरती से समझाया था। उन्होंने लिखा था, भारतीय एकता कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बाहर से थोपा गया हो, बल्कि ये कुछ बहुत गहरा है जो इसके ताने बाने में समाहित है। मतलब समझ रहे हैं आप? हमारी ये जो एकता है, ये किसी के जबरदस्ती दबाव डालने से नहीं आई है। ये हमारे अंदर है, हमारे आपसी सम्मान और एक दूसरे को समझने की उस गहरी सामाजिक शक्ति से बनी है। और नेहरू जी के इसी विचार की सबसे खूबसूरत काव्यात्मक अभिव्यक्ति है हमारा राष्ट्रगान, जिसे रवींद्रनाथ टैगोर ने रचा था। अगर आप ध्यान से सुने तो ये सिर्फ एक गीत नहीं है, ये भारत के अलग अलग क्षेत्रों, भाषाओं और लोगों के एक साथ मिलकर एक अखंड पहचान बनने का जश्न है। इसके शब्द ही हमारी विविधता में एकता का सबसे बड़ा और सबसे शानदार प्रमाण है। तो अब हम इस एक्सप्लेनर के आखिर में आ गए हैं और मैं आपको एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिएगा, अगर हमारी ये भिन्नताएं, हमारे ये अंतर ही हमारे समाज को इतना मजबूत बनाते हैं, तो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस विविधता का और भी बेहतर तरीके से जश्न कैसे मना सकते हैं? हम कैसे इसे और अपना सकते हैं? इस पर जरूर सोचेगा, क्योंकि यही वो चीज है जो हमारी दुनिया को और भी खूबसूरत और मजबूत बनाती है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।